हाय गाइस, यू आर वाचिंग फार्मेसी तैयब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आई एम फार्मासिस्ट तैयब। तो हम डिस्पेंसिंग फार्मेसी को अल्लाह के नाम के साथ शुरू करने जा रहे हैं। सिलेबस के अंदर इसका नाम है डिस्पेंसिंग सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी फॉर 6th सेमेस्टर ऑफ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो को जरूर लाइक किया करें और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। बुक का कवर आपके सामने है। बुक हाजिर खिदमत आपकी। परचेज करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या वेबसाइट पर रब्ता करें। लेकिन वेबसाइट वालों के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर है कि या तो वेबसाइट पे जाके ऑर्डर थ्रो व्हाट्सएप कर लिया करें या वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता ज़रूर किया करें ताकि आपके बुक अलॉट हो चुके। क्योंकि काफ़ी सारे ऑर्डर ऐसे होते हैं जो आप आके वेबसाइट पे दे देते हैं, अपना नंबर शेयर नहीं करते व्हाट्सएप का, तो आपसे जो है वो रब्ता मुश्किल हो जाता है। तो अब आपके लिए सादा है, मेरा नंबर आपके सामने है, आप इसको सेव करें और सीधा व्हाट्सएप पे मेरे से रब्ता करें ताकि आपको जल्दी बुक दी जा सके। जैसे हर वीडियो के शुरू के अंदर मैं एक छोटा सा क्लिप चलाता हूँ कि इस पूरी लेक्चर सीरीज के अंदर इसको हमने ये 38 लेक्चर्स के अंदर डिवाइड किया है। 38 लेक्चर्स के अंदर आपकी पूरी की पूरी बुक जो है वो खत्म हो जाएगी, कोई टॉपिक आपका बाकी नहीं बचेगा। आज हम लेक्चर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी। यानी आज हम सब्जेक्ट का तारुफ ही पढ़ने जा रहे हैं। आए देखते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ते हुए, सिंपल भी बहुत ज्यादा है। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप किस काबिल हो जाएंगे? सबसे पहले आप डिफाइन कर सकेंगे जी सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी में क्या फर्क है, उसका स्कोप क्या है, इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे फार्मेसी प्रैक्टिस जो है वो इवॉल्व हुई है और आज की शक्ल के अंदर मौजूद है, पहले की शक्ल के अंदर मौजूद थी। तो फिर रिलेशन देखेंगे कि फार्मेसी और हेल्थ केयर जो पूरा सिस्टम हमारा हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे जो हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सिस्टम हमारा गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, उसका फार्मेसी के साथ क्या रिलेशन है उसको देखेंगे। फिर फार्मासिस्ट का रोल बताएंगे कि कैसे फार्मासिस्ट का रोल आज के दौर के अंदर एक्सटेंड हो चुका है और वो पेशेंट सेंटर्ड केयर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुई है इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। लास्ट के अंदर रैशनल मेडिसिन यूज के बारे में बात करेंगे कि रैशनल अगर मेडिसिन यूज क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और पब्लिक हेल्थ के लिए वो क्यों जरूरी है। तो आए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी? ये फार्मेसी की या फार्मास्यूटिकल साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम फोकस करते हैं नंबर 1 फार्मेसी प्रैक्टिस। फार्मेसी प्रैक्टिस किसे कहते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस शक्ल के अंदर आ रही है और उसको कम्युनिटी को कौन सी नीड है, और वो हर जगह पे जहाँ भी फार्मासिस्ट मौजूद है वो अपनी सर्विस दे रहा है, उसको हम फार्मेसी प्रैक्टिस कहेंगे। नंबर 2 हेल्थ केयर सिस्टम के साथ जुड़ना, कि अपनी सर्विसेज देते हुए पूरे हेल्थ केयर सिस्टम के साथ जुड़ना। नंबर 3 पेशेंट केयर, जो कि हजारों सालों से इग्नोर किया जा रहा है, वो भी फार्मासिस्ट कम्युनिटी ने अपने अंडर ले लिया है। ठीक है, एमबीबीएस भी पेशेंट केयर कर रहा है, दूसरे डिस्पेंसिंग नर्सिंग तो मशहूर है नर्सिंग पेशेंट केयर के लिए, लेकिन हमने भी पेशेंट केयर करनी। अब हमारी और जो नर्सिंग की पेशेंट केयर में डिफरेंस है। कैसे? नर्सिंग केयर ने तो 24 घंटे उसके ऊपर रहना है और उसको टाइम पे टीका, ड्रिप, कैप्सूल, गोली, लेकिन हमारी पेशेंट की केयर क्या है कि उसको कम से कम मेडिसिन देनी, उसको करेक्ट मेडिसिन देनी है, करेक्ट टाइम पे देनी है, करेक्ट डोज के अंदर देनी है। अगर उसका कोई किडनी का इशू है, कोई उसका जो है वो लंग्स का इशू है, हार्ट का इशू है और वो एक से ज्यादा जो है मेडिसिन उसकी इकट्ठी होकर आ रही है, उसका इंटरेक्शन देखना है, उसको खुराक कौन सी देनी है। ठीक है, तो सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी के अंदर हमने पेशेंट केयर को भी देखेंगे। फिर मेडिकेशन मैनेजमेंट के जैसे नारकोटिक्स होती हैं उसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, जैसे सिडेटिव ड्रग है, नींद वाली जो पिल्स हैं उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे डॉक्यूमेंट करना है। और जो नॉर्मल मेडिसिन हैं जैसे कि पेन एंटी जो है वो पेन किलर, फीवर रिड्यूसिंग, वो उन सारी मेडिसिन को कैसे मैनेजमेंट करना है कि अगर सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर किस तरह जो है वो उनको एक खास रेंज के अंदर रखना है। फिर पब्लिक हेल्थ कि ओवरऑल आवाम की हेल्थ के बारे में जानना, जो कि ये भी एक फार्मेसी के अंदर न्यू तो कहेंगे इसे, लेकिन बड़ा जरूरी फिनोमेना है। पब्लिक हेल्थ से मुराद ये है कि जैसे किसी मोहल्ले गली के अंदर एक फार्मेसी मौजूद है ना, वो उस गली मोहल्ले के अंदर डिफरेंट सेमिनार्स कराए, डिफरेंट चीजों पे आगाही पैदा करें। चाहे आजकल जैसे मस्जिद का रवाज है कि मस्जिद के अंदर जाके डीपीओ डीसीओ दूसरे लोग जाते हैं, तो हम फार्मासिस्ट भी जा सकते हैं ना, इमाम की इजाजत लें और एक खास टॉपिक पे जैसे हेपेटाइटिस या जो दूसरे, क्योंकि वहाँ पे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं या दूसरे जो कंट्रीज हैं वहाँ दूसरी चर्च है, गिरजाघर है और मंदिर है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं अपने मुल्क अपनी कंट्री के नीड के हिसाब से, कि जहाँ पे लोगों को आपको इजमा मिल जाए वहाँ पे आपने जाना है। उस जो पब्लिक गैदरिंग है उसके जाके एड्रेस करना है। किस बात पे? बिल्कुल बेसिक चीजों। सबसे पहले असेंशियल मेडिसिन के बारे में हम पढ़ेंगे, उनको उस चीज के बारे में आगाही करनी कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो आपके घर के अंदर मौजूद होनी चाहिए, कौन सी ऐसी अलामतें हैं जिनको आपने लाइट नहीं लेना, फौरन पेशेंट को अपने
हॉस्पिटलाइज करना है, कौन सी ऐसी कंपेन जो है वो हमारी जो रिस्पेक्टिव फार्मेसी उस मोहल्ले गली या कॉर्नर या शहर के अंदर मौजूद है वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। कि जैसे लेट्स सपोज अगर आप शुगर चेक करवाना चाहते हैं तो जी सुबह 9 बजे फार्मेसी ओपन होती है, आप शुगर चेक करवा सकते हैं। आप जो है वो ग्लूकोज जो अपना जो है वो क्या कहते हैं उसको मेंटेन कर सकते हैं, शुगर चेक करवा के मैनेज कर सकते हैं अच्छे से, और फिर फार्मासिस्ट वहाँ पे मौजूद होगा, उससे गाइडेंस ले सकते हैं, अपना ब्लड प्रेशर किसी वक्त भी चेक करवा सकते हैं। प्लस जैसे हेपेटाइटिस अवेयरनेस, प्लस पोलियो अवेयरनेस, जो भी ऐसी बीमारी हैं जो कि अभी तक खत्म नहीं हुई लेकिन इतनी खतरनाक हैं कि वो पूरी की पूरी इंसानी की नस्लों को पास्ट के अंदर खा गई हैं, तो उनको दोबारा स्प्रेड होने से बचाने के लिए हमें पब्लिक हेल्थ के साथ डील करना पड़ेगा और पब्लिक के साथ जाकर डील। फिर फार्मेसी एडमिनिस्ट्रेशन कि एक जो फार्मेसी है उसका स्ट्रक्चर किस तरह चल, वो किस तरह काम कर रही होती है, यानी अगर एक फार्मेसी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, प्राइवेट के अंदर, वो किस तरह रन करेगी। एक फार्मेसी का सेटअप जो गवर्नमेंट के अंदर है वो किस तरह रन होगी, उस पर कौन सा फार्मेसी मौजूद होगा। फिर जो बच्चों के लिए स्पेशल हॉस्पिटल होता है उसके अंदर जो फार्मेसी है वो किस तरह रन होगी। क्योंकि अगर लेट्स सपोज थोड़ा सा मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊं डिफरेंट चीजें क्या हैं कि जैसे कम्युनिटी के अंदर कोई फार्मेसी, उसको हम कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। मोहल्ले गली के अंदर जो आम फार्मेसी है, उस कम्युनिटी फार्मेसी ने तो सिर्फ वो आइटम्स ला के रखनी है जो उसके मोहल्ले के डिमांड के मुताबिक हैं, उस एरिया के मुताबिक हैं, उस टाउन के मुताबिक हैं। लेकिन गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के अंदर तो सारी मेडिसिन जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से शाया हुई है उसने वो सारी पूरी करनी होती है, उसने इमरजेंसी मेडिसिन भी पूरी करनी होती है, ठीक है। और जो प्राइवेट के अंदर है वहाँ जो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठा है उसकी सारी मेडिसिन उसने जो है वो पूरी करनी होती है। तो ऐसी ब्रांच फार्मास्यूटिकल साइंस की जो कि इन सब चीजों के साथ डील करेगी, फार्मेसी प्रैक्टिस के साथ, हेल्थ केयर सिस्टम के साथ, पेशेंट केयर के साथ, मेडिकेशन मैनेजमेंट के साथ, पब्लिक हेल्थ के साथ, फार्मेसी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उसको हम कहते हैं सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी। परेशान होने की जरूरत नहीं, इन पे अलग से पूरे टॉपिक आएंगे। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया ना, ये फार्मेसी प्रैक्टिस, हेल्थ केयर सिस्टम, पेशेंट केयर, पूरा डिटेल के साथ आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरह मेडिसिन जो है मैनेजमेंट की जाती है। फिर फार्मास्यूटिकल जो नॉलेज है उसको रियल हेल्थ सर्विस के अंदर जो है कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये सारी जो मैंने आपको पढ़ाई, फार्मेसी प्रैक्टिस, हेल्थ केयर सिस्टम, पेशेंट केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ, फार्मेसी, इसका क्या मकसद है कि जो एक फार्मासिस्ट के पास नॉलेज है ना, फार्मास्यूटिकल नॉलेज, कि ये दवाई फलां तरह से बनी है, इसको फलां तरह से हम स्टोर कर सकते हैं, इसकी ये वाली डोज अवेलेबल है, और अगर कोई डोज अवेलेबल नहीं है, जैसे स्पेशल बच्चों के हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है कि वहां पे हम कंपाउंडिंग करके दे रहे होते हैं, बच्चों के एग्जैक्ट डोज जितनी उनको चाहिए बॉडी वेट के हिसाब से वो बना के दे रहे होते हैं। तो अपना फार्मास्यूटिकल नॉलेज को रियल जो आपके सामने सिनेरियो मौजूद है हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर अप्लाई करने के नाम को हम सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी कहते हैं। प्लस हमारा मकसद क्या है, पेशेंट आउट, कि जो मरीज हॉस्पिटल में दाखिल हुआ वो 100% रिकवर होके जाए। एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट स्टडी द सोशल, बिहेवियर, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड हेल्थ केयर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू यूज ऑफ मेडिसिन एंड फार्मेसी सर्विसेज, कि मेडिसिन किस तरह यूज होनी है और फार्मेसी ने कौन कौन सी सर्विसेज देनी है, किस चीज के लिए कि वो स्टडी कर सके, किस चीज के लिए कि वो जो हेल्थ केयर सिस्टम है उस किस तरह वो चल रहा है, वो बिहेवियर किस तरह बिहेव करता है। जैसे मतलब अब मैं बताता हूँ आपको कि 3 से 6 माह के अंदर जो है वो टेन्योर के अंदर मेडिसिन परचेज हो रही होती है, तो गर्मियों की और मेडिसिन है, सर्दियों की और मेडिसिन है, ठीक है। फिर इतनी मेडिसिन नहीं मंगवाने की गवर्नमेंट का बजट ही शॉर्ट हो जाए और अगले 3 माह के लिए आ ही ना सके, वो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे पूरी एक कमेटी होगी, उससे हम पास करवाएंगे कि जी हमें इतनी मेडिसिन चाहिए, इसका ये बजट है, पूरे हॉस्पिटल के अंदर उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, उनमें एमबीबीएस भी शामिल होंगे, जो है वो सीनियर इंचार्ज जो है वो भी शामिल होंगे, फार्मासिस्ट भी शामिल होगा, वो सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। फिर सोशल और बिहेवियर जो हमारे पास फैक्टर है कम्युनिटी का उसको भी सामने रखेंगे, ट्रेंड को, जो डिजीज का ट्रेंड आ रहा है उसको भी सामने रखेंगे। लेकिन ये सारा सिनेरियो कहाँ हम देखेंगे, हेल्थ केयर के किस तरह हम एक मरीज की जिंदगी के अंदर आसानियां पैदा कर सकते, और फिर इसको रिलेट करेंगे यूज ऑफ मेडिसिन, करेक्ट यूज, राइट डोज, राइट पेशेंट, राइट टाइम, और फार्मेसी सर्विसेज की शक्ल के अंदर हम ये देंगे। दिस इज कॉल्ड सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी। अब फार्मेसी जो प्रैक्टिस है जिसको मैंने अभी काफी सारा एक्सप्लेन किया, उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई। जो ट्रेडिशनल फार्मेसी रोल था वो क्या था, पुराने दौरों के अंदर कोई ब्रांड मौजूद नहीं था, ठीक है। फार्मासी जड़ी बूटियां जो है वो लेके रखता था, जैसे हकीम की शक्ल
शक्ल में कह लें कि हकीम जड़ी बूटियां लेकर रखता था, फिर ऐसा आहिस्ता फार्मासिस्ट ने ये काम शुरू कर दिया कदीम दौर के अंदर, तो उसको या कुछ मेडिसिन को लार्ज वॉल्यूम में मंगवा लिया, ठीक है, बड़े बड़े मतलब कंटेनर मंगवा लिए और पेशेंट के यूज के हिसाब से उसको डिस्पेंस करता चला गया। तो पहले तो ये था प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन के जो डिमांड, जैसे ये मिसाल देता हूँ आपको, जो आजकल आपको एंटासिड सिरप मिल जाते हैं, ये आज से 15-20 साल पहले किसी भी कंट्री के अंदर इतने आम अवेलेबल नहीं थे। क्या होता था, जो मेडिकल स्टोर था या फार्मेसी, आप चलो ना लफ्ज इस्तेमाल करें, फार्मेसी तो 2000 जो है वो 4 के बाद आई है, 2005 के अंदर ये बोर्ड एस्टैब्लिश हुआ और पूरा इसको जो है बैचलर से फिर डॉक्टर की डिग्री की तरफ शिफ्ट किया गया। लेकिन उससे पहले मेडिकल स्टोर अवेलेबल थे, उससे पहले भी जो इन्फॉर्मेशन मौजूद थी मेडिसिन किसको यूज किया जाता था और लोकल लेवल पे यूज किया जाता था। जैसे डिफरेंट मेडिकल स्टोरों ने अपना एंटासिड इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था कि जो जो चीजें मौजूद हैं एंटासिड की, वो उसको मिक्स करके एक अच्छा सा जो एंटासिड बनाया हुआ है, कोई जो है लैक्सेटिव सिरप बनाया हुआ है, ठीक है, लोकली बना के वहां पे परचेज। लेकिन जैसे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन हुआ, फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो गई, फिर रिसर्च जरा एडवांस लेवल पे पहुंचना शुरू हो गई, तो ये चीजें जो है वो इनको हमने चेंज करना शुरू कर। किस तरह? सबसे पहले उसी फार्मेसी सेटअप पे आज हम पेशेंट काउंसलिंग भी कर रहे होते हैं, यानी पेशेंट को पहले तो मेडिसिन पड़ी होती थी, उठा के देते थे, ले लें, जो है ना वो ये आपकी मेडिसिन है जी। आज हम पूरा गाइड कर रहे हैं, अच्छा जी आपका डाइट प्लान आपको दिया है डाइटिशियन ने, लाइन डाइट प्लान में पढ़ के आपको समझा देता हूँ। अच्छा ये जो वाली मेडिसिन है ना, ये आपने खाली पेट लेनी है, ये वाली मेडिसिन जो है आपने रात के टाइम लेनी है। इस और पेशेंट के अगर कोई सवाल है कि इस बीमारी से मैं लड़ सकता हूँ, नहीं लड़ सकता हूँ, ये क्रोनिक है, एक्यूट है, मुझे कितने अरसे तक मेडिसिन खानी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं, ये सारे सवालात के जवाब आज मॉडर्न दौर की फार्मेसी पे अवेलेबल हैं, क्योंकि वहाँ एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट मौजूद है। नंबर 2, क्लिनिकल फार्मेसी, डोज कैलकुलेशन, डोज इंट्रैक्शन, ठीक है, ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग फूड इंट्रैक्शन, और जो है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आईवी फ्लूइड फॉर कोमा पेशेंट, ये सारे क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर जो है वो चीजें आती हैं कि हॉस्पिटल सेटिंग पे रहते हुए पेशेंट की नीड के मुताबिक, एडवांस रिसर्च के मुताबिक चीजें बना के देना। और मकसद क्या है क्लिनिकल फार्मेसी का, कि पेशेंट आउटकम ज्यादा से ज्यादा अचीव हो सके और मेडिसिन कम से कम हमें उसे देनी पड़े। तीसरा नया रोल क्या आया फार्मेसी का या फार्मासिस्ट का, कि मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, कि पहले तो कभी इधर से दवाई ले ली, कभी उधर से ले ली, कभी इधर से ले ली, हमें पता ही नहीं है कि ये कितने अरसे तक बीमारी चलेगी। अब क्योंकि क्वालिफाइड फार्मासिस्ट अवेलेबल है, उसके पास ऑलरेडी 5 साल का इंफॉर्मेशन जो है वो सारा जो है नॉलेज मौजूद है, वो क्या करता है, वो थेरेपी मैनेजमेंट के अंदर हिस्सा ले, वो पेशेंट को बताता है भी आपकी जो कंडीशन ये क्रोनिक है, मतलब आपको सालों साल से मेडिसिन लेनी पड़ेगी, जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे शुगर, डायबिटीज। जब मतलब लेट्स सपोज आपके पास एक मरीज है, अगर आप उसको ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि यार शुगर की तुझे मेडिसिन लेनी पड़ेगी, अगर तू इंसुलिन की कंडीशन में चला गया तो तुझे इंसुलिन लगानी पड़ेगी, 2 से 3 दफा जब आप उसका माइंड प्रिपेयर कर देंगे, क्या होगा कि वक्त के साथ साथ 6 माह के अंदर उसकी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी और जो उसके बाकी जिंदगी के साल होंगे वो सुखी गुजर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो टाइम पे मेडिसिन यूज करेगा, उसकी शुगर जो है वो कंट्रोल रहेगी, ठीक है। तो ये दिस इज कॉल्ड मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, जो थेरेपी जो इलाज था उसको स्टेप वाइज हमने जो है वो उसके साथ इन्वॉल्व हुए और उस पूरे सिस्टम को हमने चलाया और इसको आगे डिटेल के साथ क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर 5 जो 10वां सेमेस्टर उसके अंदर हम देखेंगे। फिर पब्लिक हेल्थ सर्विस के ओवरऑल जो पब्लिक है हमारे इर्द गिर्द आवाम है उसकी हेल्थ के बारे में कौन कौन सी सर्विसेज हम दे सकते हैं, ये भी अभी मॉडर्न के अंदर जो है वो आया। जैसे मैंने कहा कि आप हर जगह से शुगर चेक करा सकते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करा सकते हैं, पर्ची पढ़वा सकते हैं, पर्ची जो है वो किसी फार्मेसी से आप पूछ सकते हैं कि अच्छा ये इतने सारे ड्रग लिख दिए हैं डॉक्टर साहब, इसमें कौन सी ज़रूरी है, कौन सी जो है मैं फिलहाल इस्तेमाल ना करूँ, मेरी ये वाली अलामतें खत्म हो गई है, कौन सी मैं मेडिसिन खत्म कर दूँ, कौन सी जो है कम लिखी हुई मेडिसिन मैं ले रहा हूँ, कौन सी जो है लंबे अरसे वाली मेडिसिन है। तो ये पब्लिक हेल्थ सर्विसेज पहले मौजूद नहीं थी पुराने दौर में। जैसे जैसे रिसर्च होती जा रही है, हमें सेमिनार्स करवाने का तरीका पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, अवेयरनेस फार्मासिस्ट फिजिशियन के अंदर हम पैदा कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं आगे जाके पब्लिक को सर्व करते हैं और वो अवेयरनेस आवाम के अंदर पैदा करते हैं। जब हम एक दफ़ा आवाम के अंदर अवेयरनेस पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं तो ओवरऑल पूरा जो मुल्क है वो बीमारी से महफूज रहता है और ओवरऑल इसका बजट पे भी अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है कि जहाँ इतने मरीज और ढेरों ढेर लगे हों हॉस्पिटलों के अंदर, रश ज़्यादा हो तो वहाँ इकोनॉमिक का पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाएगा, गवर्नमेंट में प्रेशर भी ज़्यादा आएगा पेशेंट की मैनेजमेंट के लिए। और अगर आप अवेयर कर देंगे तो टाइमली उसका जो इलाज हो जाएगा और जो ओवरऑल सिस्टम पे इकोनॉमिक बर्डन है वो कम हो जाएगा। फिर जो मॉडर्न रोल आया फार्मेसी का वो था हेल्थ केयर एजुकेशन। जैसे मैंने बार बार के फार्मासिस्ट की डिग्री बनाई ही इसी मकसद के साथ जा रही है कि अ पर्सन दैट कैन एजुकेट द पेशेंट इन ईच एंड एवरी स्टेप फ्रॉम डायग्नोसिस
डायग्नोज से काम स्टार्ट करेंगे, फिर उसकी थेरेपी मैनेजमेंट के अंदर हम इन्वॉल्व होंगे, फिर उसकी जो ड्रग लिखी जाएंगी उसको अंदर इन्वॉल्व होंगे, उसके इंट्रैक्शन चेक करेंगे, और फिर जब सेकंड विजिट पे आएगा तो वो फिजिशियन के पास नहीं जाएगा, वो फार्मासिस्ट के पास जाएगा। जब उसको फिर दोबारा कोई इशू आ रहा, कोई सिम्टम कम हो रही है, कोई ज्यादा हो रही है, कोई डोज बढ़ानी है, कम करनी है, वो फार्मासिस्ट उसको कम करेगा। कब दवाई टर्मिनेट करनी है फार्मासिस्ट डिसाइड करेगा। अच्छा यार आज के बाद आपने ये मेडिसिन नहीं लेनी, या कोई चीज अगर गलत प्रिस्क्राइब हो गई है तो उसको करेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, जहाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपनी फार्मेसी पे, पिछले 2.5 से 3 साल के अंदर मैंने तकरीबन एक सादा रफ अंदाजा आपको बता रहा हूँ 10 से 15 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी शुगर की मेडिसिन बिल्कुल बंद करवा दी है। वजह ये कि उनको जरूरत ही नहीं, यानी उस वक्त लेट्स सपोज चलें 1.5 साल पहले अगर किसी पेशेंट की ले लेते हैं हिस्ट्री, 1.5 साल पहले उस पर कोई जो है वो परेशानी आई, किसी दबाव के अंदर गया, स्ट्रेस के अंदर गया, और वक्ती तौर पर उसकी शुगर बिगड़ गई, और फिजिशियन साहब ने जो है वो उसको शुगर की मेडिसिन पे लगा दिया। अब क्या हो रहा है कि मुसलसल कंटिन्यूस उसकी शुगर लो ही आ रही है, बढ़ रही नहीं। ठीक है, तो होता क्या है कि फिर हम वीकली 15 दिन के बाद, महीने के बाद डोज कम करते हैं और साथ में मॉनिटर करते हैं कि कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे लेट्स सपोज अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर शुगर जब भी हम चेक कर रहे हैं खाली पेट वो भी सही आ रही है, खाने से 2 घंटे बाद चेक कर रहे हैं वो भी सही आ रही है, और पिछले 2 हफ्ते हमने मेडिसिन उसको खिलाई नहीं फिर भी सही आ रही है, और उसके खानदान के अंदर भी शुगर मौजूद नहीं है बल्कि वो ज्यादा जो है वो कमजोर होता चला जा रहा है या ज्यादा मतलब उस तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, तो उसकी मेडिसिन हम बंद करवा देंगे। और मैंने करवाई बंद, और अल्हम्दुलिल्लाह वो साल से जो है वो सेहतमंद है, बहाल है। यानी पहले क्यों वो गलत प्रिस्क्राइब, यानी वहाँ वो स्ट्रेस के अंदर था मरीज XY कंडीशन के अंदर, तो तब फिजिशियन को लगा कि अच्छा इसको लिख देनी चाहिए, वो लिख दी। अब वो सारी जिंदगी उसको खानी पड़ी। लेकिन ये फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है कि अगर कोई रॉन्ग प्रिस्क्राइबिंग हुई है, पेशेंट को जरूरत नहीं है, जैसे शुगर की मैंने मिसाल दी कि शुगर उसको है ही नहीं, तो शुगर की मेडिसिन भी उसको लगा के रखना ही क्यों। ठीक है, तो ये देखें सिर्फ कहाँ एक रोल था सादा के ड्रम मंगवा के रखने हैं मेडिकल स्टोर पे, खुद एंटी एसिड बनाना है, खुद जो है वो लैक्सेटिव बनाने हैं, खुद जो है वो ये एल्यूमिनियम के जो है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के जो है वो सिरप बनाने हैं, खुद जो है वो पुदीने वाले सिरप बनाने हैं, बहुत सारी चीजें और भी खुद करनी है। जैसे मिसाल लेट्स सपोज हमें जो है वो खुश्क पाउडर मंगवा के रखा, उसको टीका बना के लगा देना है, और जो है कुछ टीके ऐसे थे जो जिसको एज ए पाउडर के तौर पे हम डायरेक्ट जख्म पे अप्लाई करवा देते थे, तो बिल्कुल एक बेसिक सी ट्रेडिशन के अंदर थी। लेकिन आज के दौर के अंदर कैसे वो चेंज हो चुकी है, क्यों? क्योंकि हमारे पास मेडिसिन ऑलरेडी हर फॉर्म में आ रही है। हमें 10 मिलीग्राम चाहिए तो वो मौजूद है, हमें 40 मिलीग्राम चाहिए वो मौजूद है, हमें उस डोज के अंदर जितनी वेरिएबल डोजेस चाहिए या स्ट्रेंथ डोज की चाहिए वो सारी की सारी अवेलेबल है। तो हमारा शिफ्ट किधर हुआ? मॉडर्न के अंदर वो प्रिपेयरिंग और डिस्पेंसिंग जो कि अभी भी हो रही है 2 हॉस्पिटल के अंदर, बच्चों के अस्पताल के अंदर और बुजुर्गों के अस्पताल के अंदर अभी भी डिस्पेंसिंग और कंपाउंडिंग करनी पड़ती है। उनका बॉडी वेट कम होता है, बाज़ दफ़ा कोई और इशू आ रहा होता है, या बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें जो शॉर्ट हो जाती है मार्केट से, तो वो बनानी पड़ती है। लेकिन ओवरऑल फार्मेसी के सेटअप की बात करूँ, सरकारी गवर्नमेंट प्राइवेट सेटअप की बात करूँ, तो वहाँ हमारा नॉलेज कहाँ शिफ्ट हो गया? क्योंकि ऑलरेडी सारी ब्रांड और जेनेरिक्स अवेलेबल हैं। हम पेशेंट काउंसलिंग की तरफ शिफ्ट हो गए, हम क्लिनिकल फार्मेसी की तरफ शिफ्ट हो गए, हम मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट के अंदर जाके बैठ गए हैं, हम पब्लिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, हमने एजुकेट करना शुरू कर दिया पूरे निजाम। अब मेजर एरिया ऑफ फार्मेसी कौन से हैं? अभी तो काफी सारे एरियाज को मैंने टच कर दिया अभी तक। चलो कुछ चंद एक एरियाज आपको बता देता हूँ जो आप ज़हन के अंदर रखें कि जो सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी के अंदर पढ़े। नंबर 1 कम्युनिटी फार्मेसी पढ़ाया मैंने आपको, जो मोहल्ले गली के अंदर फार्मेसी है वो भी मौजूद है। हॉस्पिटल की फार्मेसी जो गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर है वो भी इन्वॉल्व है। क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है, पब्लिक हेल्थ फार्मेसी, पब्लिक अवेयरनेस वगैरह, इन सारी चीजों के अंदर वो इन्वॉल्व हो। फार्मेसी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी एक कमेटी पढ़ेंगे जो इजाजत देगी, पूरा फ्रेमवर्क बनाएगी, इस तरह मेडिसिन परचेज करने, ये वाले प्रोटोकॉल्स हैं। फार्मेको इकोनॉमिक मैंने पढ़ाया ना कि अगर पेशेंट एजुकेटेड होगा तो ओवरऑल पूरे मुल्क का बर्डन कम हो जाएगा, यानी कि मुल्क की माशी हालत पे पॉजिटिव साइन आएगा। जब कम मरीज होंगे, कम हॉस्पिटल भरेंगे तो पैसे गवर्नमेंट के कम लगेंगे ना। फार्मेको इकोनॉमिक्स, मेडिकेशन सेफ्टी, जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि कुछ ऐसे मरीज है जिनको ओवर प्रिस्क्राइब कर दिया था, डबल मेडिसिन लिख दी थी, जो है वो गलत प्रिस्क्राइब कर दिया था, उनकी जो है वो सेफ्टी, पेशेंट काउंसलिंग, उसके सारे सवालों का जवाब देना, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज के हर ड्रग की इंफॉर्मेशन देना। जी इन दोनों का फार्मूला सेम है, मिकदार सेम है। ये चीजें जो है वो अगर आप सस्ती लेना चाहते सस्ती ले लें, आप ब्रांडेड लेना चाहते ब्रांडेड ले लें। तो ड्रग की इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाना। फिर अगर कोई साइड इफेक्ट आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करना कि अच्छा पेशेंट ने आके कहा जी कि हमने XYZ मेडिसिन ली और मेरे मुंह सारा सूज गया, तो हम उसके साइड इफेक्ट पहले चेक करेंगे, क्या इसके साइड इफेक्ट के अंदर एलर्जी है, तो हम कहेंगे हाँ जी आप ये वाली मेडिसिन नहीं लेनी। फिर हमें एक ऐसी क्लास ऑफ मेडिसिन जो है वो ढूंढनी पड़ेगी उस पेशेंट
पेशेंट के लिए जिसके अंदर एलर्जी ना हो, लेकिन वो XYZ जो डिजीज उसके अंदर चाह रही है उसकी थेरेपी मेंटेन है। ये हमारे पास मेजर एरियाज। अब हम रिलेशनशिप देखते हैं कि ये सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी पढ़ने के बाद हमें क्या फायदा होगा, कि किस तरह क्या हेल्थ केयर जो सिस्टम है पूरा एक निज़ाम मौजूद है ना, मतलब गवर्नमेंट, सरकारी, प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल मौजूद हैं, फार्मेसी के सेटअप मौजूद है, मेडिकल स्टोर मौजूद है, फिर जो है वो गवर्नमेंट के अंदर एक निज़ाम है, ड्रग इंस्पेक्टर मौजूद हैं, उनके ऊपर ड्रग कंट्रोलर मौजूद हैं, एक अदारा मौजूद है जो कि फार्मासिस्ट को क्वालिफाइड करवाता है और उसको एक जो है वो सनद जारी करता है, कैटेगरी जारी करता है। फिर जो है लाइसेंस के लिए अलग से अदारा मौजूद है जो कि उनको लाइसेंस देता है फार्मेसी बनाने के लिए। इस तरह जो है पूरा एक हेल्थ डिपार्टमेंट अलग से है जिसके अंदर फार्मासिस्ट का ये सारे शोबे मैंने आपको गिना दिए। दूसरा हेल्थ डिपार्टमेंट अलग से जो कि MBBS को रजिस्टर करता है, उनको फिजिशियन की डिग्री देता है, उनको जो है वो करता है। फिर जो है वो क्वैकों को पकड़ना इनका काम होता है। तो ये पूरा जो हेल्थ केयर सिस्टम है एक मुल्क के अंदर, कंट्री के अंदर, एक सूबे के अंदर, उसका क्या रिलेशनशिप है सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी के साथ, कि फार्मेसी सर्विसेज बड़ी जरूरी हो चुकी हैं अब हर जगह पे। हॉस्पिटल के अंदर चाहिए, कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर चाहिए, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के अंदर अवेयरनेस देनी है, फिजिशियन भी देंगे, फार्मासिस्ट भी देंगे। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो छोटे छोटे जो है तहसील लेवल पे हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं, उनके अंदर फार्मासिस्ट का होना जरूरी है ताकि वो मेडिसिन अपनी जो है वो मेंटेन रखे, सही उसकी एक्सपायरी को मैनेज करे, सही करेक्ट डोज मंगवाए, उसको डिस्पेंस करें। फिर ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम जो सारे का सारा मैंने आपको समझाया कि किस तरह जो है हमारी काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल मौजूद है जो कि लाइसेंस देती है, किस तरह फिजिशियन की जो है वो काउंसिल मौजूद है जो उनको लाइसेंस देती है। तो ये सारे का सारा जो है वो इंटरलिंक है। इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर हम ये पढ़ेंगे। अब इस ओवरऑल पूरे नेटवर्क बनाने का मकसद क्या है कि इम्प्रूव द पेशेंट सेफ्टी एंड थेरेप्यूटिक आउटकम, कि पेशेंट को महफूज रखना। ये नहीं कि आज टीका लड़ा और पेशेंट मार गया, कल गोली लड़ी पेशेंट मार गया, 100 जो है वो केस आ रहे हैं जी फलाना सिरप पीने से मार गए, 200 केस आ रहे हैं जी फलाना टीका लगवाने से मार गए, 10 केस आ रहे हैं जी प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो उनके अंदर फलाना ब्लड प्रेशर की मेडिसिन यूज की, उनके अंदर जो है वो डेंजर आना शुरू हो गया, कुछ मेडिसिन इस्तेमाल की जो है वो ब्लाइंडनेस हो गई। तो पेशेंट सेफ्टी को सबसे पहले आपने इम्प्रूव, कोई ऐसा साइड इफेक्ट मेजर बल्कि इतने उसमें से गुजार के लेके जाओ फिल्टर में से कि रहे ही ना। नंबर 2 थेरेप्यूटिक आउटकम, कि वो जो मरीज है उसकी जिंदगी के अंदर आसानी पैदा होनी चाहिए। यानी लेट्स सपोज अगर वो जिंदगी के आखिरी 25 साल हमसे इलाज करवा रहा है, अगर 25 साल के अंदर उसका जो क्वालिटी ऑफ टाइम, क्वांटिटी तो चलो ना बढ़े ना, लिखी हुई उम्र जितना जिसने जीना है, लेकिन जितना जीना है उतना सुख के साथ जिए, उसे कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। अपने बुनियादी जरूरी काम, खाना पीना, उठना, वॉक, वर्जिश, नमाज, रोजा, कोई दूसरी इबादत जो दूसरे जो है मजहब से है वो अपनी परफॉर्म कर सकें, त्योहारों के अंदर हिस्सा ले सकें, फंक्शनों के अंदर जो फैमिली उसके अंदर जा सकें। दिस इज कॉल्ड इम्प्रूव द क्वालिटी लाइफ या क्वालिटी टाइम ऑफ पेशेंट, जो कि थेरेप्यूटिक आउटकम है कि वो मेडिसिन ले रहा है फिर एक नॉर्मल इंसान की तरह वो हो जाए। क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की बढ़नी चाहिए। वो मेडिसिन, वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहा है तो उसे फिर वो परेशानी ना हो कि वो सुबह भी कहे मुझे ब्लड प्रेशर बढ़ गया, रात को कम हो गया, सुबह नहीं। फिर पेशेंट सेंटर्ड फार्मेसी प्रैक्टिस। पेशेंट सेंटर्ड का क्या मतलब है कि आजकल की जो मॉडर्न हमारे फार्मासिस्ट है वो फोकस करते हैं पेशेंट काउंसलिंग के अंदर। पेशेंट को मुतमिन करो। अगर पेशेंट ज़हनी तौर पे तैयार होगा ना मेडिसिन लेने के लिए तो उसकी मेडिसिन एडहेरेंस बढ़ जाएगी। मेडिसिन एडहेरेंस बढ़ने का मतलब क्या है कि महीने की जो मेडिसिन ले रहा है वो महीने में भी खत्म कर रहा है। तो ये काउंसलिंग की वजह से मुमकिन है। फिर जब काउंसलिंग करेंगे तो मेडिसिन एडहेर हो जाएगा, यानी मेडिसिन टाइम पे लेगा, उसकी फिर क्या होगा, डिजीज प्रिवेंशन शुरू हो जाएगी कि उसकी बीमारी कम होना शुरू हो जाएगी। फिर रैशनल ड्रग यूज, कि उसका जो है वो राइट ड्रग, राइट डोज, राइट टाइम पे शुरू हो जाएगी। फिर ओवरऑल जब हम लास्ट पे उसके मॉनिटरिंग, थेरेप्यूटिक आउटकम जो है उसको मॉनिटर करेंगे तो वो भी हमें अच्छे मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। तो ये मॉडर्न फार्मासिस्ट आज का पेशेंट सेंटर हो चुका है। पेशेंट के गिर्द घूम रहा है कि पेशेंट काउंसिल करो, उसको मेडिसिन एडेयर करवाओ, उसकी जो है वो डिजीज फिर जो अल्टीमेट जो आउटकम आएगा वो प्रिवेंशन हो जाएगी, उसकी डिजीज कम होनी शुरू हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। जो रैशनल जो है जो राइट ड्रग, राइट डोज, राइट टाइम, वो उसके अंदर फिर ओवरऑल थेरेप्यूटिक मॉनिटर भी हमने आउटकम करने हैं। सो पहले के दौर के अंदर हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड थे कि यार जैसे मैंने समझाया ना आपको, एंटीसाइड खुद ही बनाना, पॉलिश जो है वो सीट खुद बनाना, सारे खुद महल्ले गली के अंदर बैठ के फार्मेसियों के ऊपर, फार्मेसी तो नहीं थे, मेडिकल स्टोर थे, तो वो मेरे मुंह के अंदर बार बार फार्मेसी का लफ्ज निकलता क्योंकि ये तो 2005 के बाद आया ना, तो मेडिकल स्टोर के अंदर वो सारी चीजें बनती थी। तो वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड से हम उठ के आप पेशेंट ओरिएंटेड की तरफ ये सारी। अब इस सब्जेक्ट को पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या है? ये सब्जेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंस है ताकि हमें मेडिसिन सेफ्टी के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट इंप्रूव हो सके, फिर जो मेडिकेशन एरर है वो कम से कम हो सके, रैशनल मेडिसिन यूज उसको हम प्रमोट कर सके,
सकें, पूरा हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसको हम सपोर्ट कर सकें। एक फार्मासिस्ट को पहले से पता हो कि अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम इस तरह का होता है और मेरा ये किरदार है, वो जाके वहाँ फिट हो जाए और उस अदारे के साथ कोऑर्डिनेट और काम करना शुरू कर। फिर पब्लिक हेल्थ, जब वो अपनी प्राइवेट फार्मेसी बनाए तो उसे पता हो कि मैंने अपने इर्द गिर्द के मोहल्ले या टाउन या जो भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है लोग रहते हैं उनको पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस देनी है। फिर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो मैं अभी पढ़ा के आया हूँ आपको कि वो पेशेंट की बढ़नी। तो ये सारे कैसे चीजें मुमकिन है अगर ये सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी हम पढ़ चुके होंगे, हमें पता होगा कि कैसी कैसी चीजें मेंटेन करनी है तो हम उसको अपना किरदार अदा कर सकते। अब फार्मासिस्ट का रोल इस सब्जेक्ट की वजह से कैसे बढ़ गया है। नंबर 1 डिस्पेंसिंग मेडिसिन ऑफ फार्मासिस्ट ही, नंबर 2 पेशेंट काउंसलिंग, नंबर 3 ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी। फिर वैक्सीन प्रोग्राम्स चलाने और वैक्सीन प्रोग्राम्स के लिए अपने उस गली मल्ले टाउन को लोगों को तैयार करना ज़हनी तौर पर। जब वैक्सीन आएगी गवर्नमेंट वैक्सीन देगी तो वो लगवाएं। फिर एंटी माइक्रोबियल कैंपेन्स जो हैं उनके अंदर हिस्सा लेना, हेल्थ केयर एजुकेशन के अंदर हिस्सा लेना, मेडिकेशन मैनेजमेंट के अंदर, ये सारे के सारे फार्मासिस्ट के ड्यू रोल हैं जो किस वजह से क्रिएट हुए हैं, इस सब्जेक्ट सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी की वजह से क्रिएट हुए हैं। और इसके अंदर हमें उसकी आगाही मिलेगी कि हम किस तरह अपने आप को एक यूजफुल इंसान के तौर पे लेके पेशेंट के काम आ सकते। पब्लिक हेल्थ कंट्रीब्यूशन के फार्मासिस्ट किस तरह पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। वैक्सीन अवेयरनेस कि हमने गवर्नमेंट का जब टाइम होता है वैक्सीन लगाने का उससे पहले लोगों का दिमाग तैयार कर कि वो लगवाने के लिए तैयार हो, चाहे अपने आप को चाहे अपने बच्चों। डिजीज प्रिवेंशन कि अपने उस टाउन मोहल्ले गली के अंदर या पूरे हेल्थ केयर सिस्टम अगर गवर्नमेंट अदारे के अंदर बैठे हैं या प्राइवेट के अदारे के अंदर बैठे हैं तो जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं उनको डिजीज से प्रिवेंट करना। फिर फैमिली प्लानिंग भी बड़ा अहम रोल है कि नहीं कि दे मार 4.5 12 बच्चे की हो तो पॉपुलेशन जो है बताइए हो। फैमिली प्लानिंग भी इसके अंदर आप फार्मासिस्ट का रोल मौजूद है कि वो ज़हनी तौर पे पेशेंट को तैयार करे कि या जो पेरेंट्स हैं उनको तैयार करे कि किस हद तक वो जा सके। फिर एंटी माइक्रोबियल जो ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर कैंपेन्स जा रही हैं उनको अपने मुल्क तक पहुंचाए, हेल्थ प्रमोशन कैंपेन्स करें ताकि लोग ज्यादा हेल्दी रह सके या उसके हॉस्पिटल्स के अंदर जो लोग आएंगे वो ज्यादा हेल्दी रह सके। अब रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन क्या होता है, मैंने बार बार यूज रैशनल यूज का मतलब राइट ड्रग, राइट डोज, राइट पेशेंट, राइट ड्यूरेशन के राइट पेशेंट को देनी है राइट। अब ये ना हो कि ड्रग तो राइट आपने निकाल ली, डोज भी सही निकाल ली, पेशेंट एक्स को टीका लगाना था पेशेंट वाई को लगवा दिया। ये भी ध्यान रखना है राइट पेशेंट भी होना चाहिए, ये ना हो कि राइट ड्रग राइट डोज एंड रॉन्ग पेशेंट हो जाए। ठीक है, ड्यूरेशन भी उसकी हो कि उसको TID देना है, BID देना है, कितनी दफा देना है, एंड राइट कोर्स। और इलाज के अंदर पैसों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, कम से कम पैसों के अंदर ज्यादा थेरेप्यूटिक आउटकम आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड राइट। अब बेनिफिट क्या है कि हमें पेशेंट के अंदर थेरेप्यूटिक आउटकम बेटर देखने को मिलेंगे, जो एडवर्स इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएंगे और हेल्थ केयर ओवरऑल पूरा जो बर्डन है गवर्नमेंट पे उनके कंधों पे वो बाहर कम हो जाएगा अगर हम रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन करेंगे। अब मॉडर्न फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर करंट चैलेंजेस कौन से हमारे सामने आ रहे हैं कि मेडिकेशन एरर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो हमें फार्मेसी जो बन रहे हैं आप लोग, आपको मेडिकेशन एरर पे सारी जिंदगी नजर रखनी पड़ेगी। ड्रग का मिसयूज बहुत हो रहा है, जैसे आप जिस मेडिकल स्टोर पे जाओ एज़ोमैक्स काट के दे रहे हैं एजिथ्रोमाइसिन, जिस काम के लिए हमने एजिथ्रोमाइसिन आपने नजर रखनी है मिसयूज पर कि आप जिस मेडिकल स्टोर पे चले वो एजिथ्रोमाइसिन काट के दे रहे हैं, एजिथ्रोमाइसिन, पैनाडोल, ट्रामाडोल, पेन किलर शदीद से शदीद और मिक्स 3 4 5 पेन किलर। मेरे पास परसों एक पर्ची आई उसके अंदर मेलोक्सिकैम भी लिखा हुआ है, उसके अंदर जो है वो पैनाडोल प्लस ट्रामाडोल भी लिखा हुआ है, उसके अंदर सर्वैक्स भी लिखी हुई है, उसके अंदर जी जनाबे वाली टाइजेनिडीन जो है वो भी लिखी। क्या हो गया इन प्रिस्क्राइबरों को कि 6 पेन किलर एक दिन के अंदर एक पेशेंट को दे रहे हैं, 2 3 जो है वो ताकत की, जैसे सर्वैक्स तो विटामिन ताकत की मेडिसिन है, उसके साथ फिर कोर्स ही दूसरी मेडिसिन भी दी हुई। ड्रग को मिस यूज से बचाना। फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के अवेयर करना है कि अगर हमारे पास चंद ऑप्शन एंटीबायोटिक के रह गए हैं, बाकी काफी सारे लोगों के अंदर रेजिस्टेंस हो चुके हैं, तो उन चंद ऑप्शन को बचा कर रखना है ताकि आने वाली दुनिया के लिए वो काम आ सके। ड्रग को शॉर्टेज नहीं होने देना, चाहे आप गवर्नमेंट लेवल पे बैठे हैं, चाहे आप प्राइवेट लेवल पे बैठे हैं, चाहे अपनी फार्मेसी पे बैठे हैं, शॉर्टेज नहीं आनी चाहिए ड्रग। और लेक ऑफ पेशेंट अवेयरनेस कि ये ना हो कि आपका बंदा सुबह शाम गोलियां तो ले रहा है आपका पेशेंट, उसको पता ना हो कि ये किस चीज के लिए। फिर पॉलीफार्मेसी का ये मतलब है कि जब को 15-20 मेडिसिन एक ही बंदे ने लेनी है, बेचारे ने हर 2 घंटे के बाद कोई मेडिसिन लेनी है, तो पॉलीफार्मेसी पे भी बड़ा फोकस करना है। पेशेंट को आपने एडहेयर करवाना बड़ा मुसीबत हो जाता है इसके अंदर। नंबर 2 फिर ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन देखना बड़े जरूरी होते हैं। तो पॉलीफार्मेसी पे भी इंशाल्लाह अगले टॉपिक्स के अंदर बहुत ज्यादा बात करेंगे कि अभी फिलहाल बस ये याद रखें कि एक पेशेंट के लिए जब हम 10-15-20 मेडिसिन
मेडिसिन एक दिन के अंदर दे रहे होते हैं, उसको कहते हैं पॉलीफार्मेसी, यानी उसको ब्लड प्रेशर भी है, उसको शुगर भी है, उसको डिप्रेशन भी है, उसको जो है वो एंजाइटी भी है, उसको जो है डिस्पोलर जो है उसको मैनिक अटैक भी आते हैं, उसको जो है वो उसका जो है वो गुर्दे भी फेल है, उसके जो है वो उधर से आंतरों के अंदर सोजिश हुई है, उसके जो है दिल की नालियां वाल बंद हैं, तो उस पेशेंट के अंदर फिर पॉलीफार्मेसी यानी कि 10 12 15 मेडिसिन पर डे के हिसाब से देनी पड़ेंगी। पर उसको जितनी मेडिसिन ज्यादा होती चली जा रही हैं उतनी फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है, वो ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन और पेशेंट के एडेरेंस को देख सकते। पाकिस्तान के अंदर स्कोप देख लेते हैं कि सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी का स्कोप बड़ा इंप्रूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर आपको जो है वो पहले सिर्फ फार्मेसी में बैठाया जाता था, अब आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है, कम्युनिटी फार्मेसीज बन रही हैं, तो आप अपनी पूरी कम्युनिटी को अपने आप को सर्व करो ना, आप जहाँ बैठे उस 2 3 4 मोहल्लों को अच्छे से सर्व करो। फिर क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस एक न्यू शोबे के तौर पे इंट्रोड्यूस हो रही है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो है हमारे पास उसके अंदर फार्मासिस्ट अब पहले केमिस्ट थे हमारे पास अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज QA प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल तीनों डिपार्टमेंट के अंदर फार्मासिस्ट को हायर कर रहे हैं। तो अब फार्मासिस्ट से बेहतर तो कोई फार्मास्यूटिक्स नहीं जानता ना, तो वो वहाँ हमारा रोल एक्सटेंड हो रहा है। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स के अंदर हमारा रोल आ रहा है कि आप लोगों को अवेयर करो। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज के अंदर जो है वो स्कोप मौजूद है कि आप वहाँ जाके जॉब कर सकते हैं और उनके सारे रोल्स को जो है वो कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं और सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। उम्मीद है लेक्चर आपको बड़ा पसंद आया होगा। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक है, यही पॉइंट है, यही आपने याद रखने हैं। इनको मैं आगे जैसे आगे चलता चला जाऊंगा, इनको मजीद एलेबोरेट और एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। यानी इस बुक के अंदर जितना आप आगे जाएंगे उतनी आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। बोरिंग कह सकते हैं लेकिन मैं कोशिश यही करूंगा कि बोरिंग ना रहे। बुक अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो की पेमेंट आपने जरूर करनी है कि इसको शेयर करना व्हाट्सएप अपने जो फ्रेंड के साथ। आए नीचे वाला लेक्चर की तरफ चलते हैं, लेक्चर नंबर 2। अल्लाह हाफ़िज़।